हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। तो हम लोग आज आरबीआई का ही हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे और डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम डब्ल्यूटीओ को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम रेगुलेट और सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। तो गवर्नमेंट्स यहाँ पर क्या करती हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर अपने लिए अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को क्रिएट करती हैं, उनको अपडेट करती हैं टाइम टू टाइम और इसको एनफोर्स करवाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 164 मेंबर्स हैं, जिसमें कि आपका यूरोपियन यूनियन आता है और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स लाइक ईरान, इराक, भूटान, लीबिया एक्सेट्रा आते हैं। अब हिस्ट्री की बात करें अगर हम डब्ल्यूटीओ की, तो ये इसके प्रेडेसर से स्टार्ट हुआ था, जिसको हम शॉर्ट में गैट बोलते हैं। तो ये क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। स्टैब्लिश कब हुआ? 1948 में। डिवास्टेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 का, इसके बाद में ये आया था। तो यहाँ पर हमें लिबरलाइज करना था ग्लोबल ट्रेड को, जो टैरिफ्स लग रहे हैं उन्हें रिड्यूस करना था एंड अदर ट्रेड बैरियर्स को। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट सक्सेस अचीव की गई विद वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीजिंग 10 फोल्ड 1950 से 1990। फिर यहाँ पर उरुगे राउंड नेगोशिएशंस हुए थे, जिसके बाद में डब्ल्यूटीओ का क्रिएशन हुआ 1995 में। अब कंपेयर टू गैट, यहाँ पर आप देखेंगे जो डब्ल्यूटीओ है इसका एक ब्रॉडर स्कोप है। हम इनका कंपास करें जितने भी टैरिफ्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी आपकी सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी राइट्स होती है ना, एंटी डंपिंग रेगुलेशंस, इन सबको। तो ये जो एक्सपेंशन है ये हमें चेंजिंग नेचर बताता है ग्लोबल इकोनॉमी का, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और एक इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्स क्या है डब्ल्यूटीओ के? तो डब्ल्यूटीओ एक, यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास में सेवरल ओवरआर्चिंग गोल्स हैं, जिसमें हम ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके की रोल्स हैं इसके? सबसे पहले तो जो ट्रेड बैरियर्स है उन्हें कम करना। तो यहाँ पर अलग अलग आप देखते हैं कंट्रीज क्या करती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देती हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी ड्यूटीज लगा देती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को ये हटवाते हैं। लोग बहुत बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है जो करेक्ट नहीं होता देना। तो यहाँ पर क्यों दे रही है? ताकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाए। तो ये उसको भी हटाती है कि भाई ऐसा ना हो जो आप मार्केट है उसे कम कर रहे हो। तो लिबरलाइज करना है ट्रेड को, हमें यहाँ पर कोशिश करनी है हम फ्री मार्केट स्टार्ट करें। फ्री मार्केट जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से चले, ना कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से चले। तो यहाँ पर टैरिफ्स को लोअर करना, कोटास को, एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक मोर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें यहाँ पर स्टार्ट करनी है बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा हमें प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है उसे प्रमोट करना है। तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करें, वो हमें लेकर आना है, जो बिजनेसेस हैं विद सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो हमें क्या करना है? अलाउ करना है कि भाई यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ ग्लोबल मार्केट में। अब ऐसा नहीं हो कि इंडिया से जब यूएस में हमें सामान बेचना है और हम यहाँ पर अपने रेट्स कम लगा रहे हैं, तो यूएस हम पर अलग अलग तरह के टैरिफ्स लगा दे। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पर इस चीज को प्रमोट नहीं करेगा, ऐसा हम इंश्योर करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो उसको भी हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो सबसे ज्यादा फंडिंग कहाँ से आ रही होगी? तो वो उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक वाइटल गोल है, as it ensures that all the countries are aware of each other's trade policies and practices। इसके अलावा जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, अब अलग अलग ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं और वो जो केसेस होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं? डब्ल्यूटीओ के पास लेकर जाते हैं। इंडिया भी बहुत सारे केसेस लेकर जाता है और इंडिया को भी बहुत सारे केसेस में लेकर जाया जाता है। क्या हम हार जाते हैं या जीत जाते हैं? तो दुख की बात यह है कि हम मेजरली केसेस हार जाते हैं। तो इनएविटेबली डिसएग्रीमेंट्स अराइज होती हैं हमारी कंट्रीज के बीच में रिगार्डिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, ये एक फोरम दे रहा है कंट्रीज को कि आप अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली और फेयरली रिजॉल्व कर लो, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो, ट्रेड वॉर्स को प्रिवेंट किया जा सके। सपोर्ट करना है डेवलपमेंट को। तो डब्ल्यूटीओ रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपिंग कंट्रीज की और किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि कंट्रीज को हेल्प करें कि वो अपने ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज को बिल्ड कर पाए। इससे हम यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं डेवलपिंग नेशंस में।
इसके बाद में हमें सस्टेनेबल ट्रेड जो है उसे प्रमोट करना होता है। तो रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि जो WTO है ये यहाँ पर इंक्रीजिंगली फोकस कर रहा है एनवायरमेंटल एंड सोशल डायमेंशंस पर ट्रेड के। तो हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि जो ट्रेड है उसको एक सच वे में कंडक्ट करें कि ये सस्टेनेबल हो और हमें हार्म ना करे जो हमारा एनवायरमेंट या लेबर स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती हो जाए या फिर हम एनवायरमेंट को ही बहुत ज्यादा हार्म करने लग जाए। तो हमें क्या करना है, नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट जो है एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज एंड लेबर स्टैंडर्ड्स पर उन सभी को इंक्लूड कर कर चलना है। अब यहाँ पर आती है बात कि भाई गवर्नेंस कैसे हो रही है और स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है WTO का। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। तो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी WTO की कौन सी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि यूजुअली यहाँ पर हर 2 साल में मिलती है। ये हमारे जितने भी मेंबर्स हैं WTO के उन सभी को साथ में लेकर आती है, ऑल ऑफ विच आर कंट्रीज और कस्टम यूनियंस। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, डिसीजंस लेती है अलग अलग मैटर्स में जो कि हमारे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बीच में हमें अंडर आते हैं ना। और जनरल काउंसिल की बात करें तो ये WTO का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि जेनेवा में लोकेटेड है और यहाँ पर ये रेगुलरली मीट करते हैं ताकि WTO के फंक्शंस को गवर्न कर पाए। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं सभी मेंबर गवर्नमेंट से और अथॉरिटी होती है कि वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पर एक्ट करें। तो यहाँ पर ये जो हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये हर 2 साल में मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जनरल काउंसिल जो है ये भी यहाँ पर मिल रही होती है। तो ये आपके डिफरेंट रूल्स जैसे जनरल काउंसिल, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है, इन सब के अंडर मिलती हैं। अब 3 काउंसिल्स हैं जो कि यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट ब्रॉड एरिया है ट्रेड का उसको कवर करती हैं, जिसमें कि हम रिपोर्ट करते हैं जनरल काउंसिल के पास में। तो यहाँ पर क्या होगा, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, गुड्स काउंसिल हो गया, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज काउंसिल हो गया, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स काउंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वर्किंग ऑफ WTO एग्रीमेंट्स, जिसमें कि हम डील करते हैं रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ ट्रेड के साथ में। अगेन ये यहाँ पर आपके सभी WTO मेंबर्स को कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये क्या होगा, WTO जनरल काउंसिल जो है वो यहाँ पर एक TPRB की तरह मिलती है टू अंडरटेक ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज ऑफ मेंबर्स अंडर द TPRM। सो बेसिकली ये ना रिफॉर्म्स जो हमारे आने हैं, ठीक है। अब हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज है उनको रिव्यू करते हैं कि भाई मेंबर कंट्रीज किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस लेकर आएंगी, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो TPRB है वो सभी के लिए ओपन है, जितने भी हमारे WTO मेंबर्स हैं। फिर आता है यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब इनका क्या है, ये जनरल काउंसिल जो है ये कन्वे करती है यहाँ पर एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ताकि डील करें जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं WTO मेंबर्स में। अब ये डिस्प्यूट्स यहाँ पर क्यों हो सकते हैं कि भाई कोई एग्रीमेंट हुई थी जिसमें फाइनल एक्ट ऑफ उरुगे राउंड यहाँ पर जो है वो उसको हम सब्जेक्ट की तरह कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इसके थ्रू हम यहाँ पर जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एसबी जो है इसके पास अथॉरिटी क्या है कि एक तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल्स लगाए, फिर यहाँ पर जो भी मैटर्स है वो आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, पैनल को अडॉप्ट किया जाए, एपिलेट बॉडी दी जाए और एक आर्बिट्रेशन रिपोर्ट्स दी जाए, सर्विलांस मेंटेन किया जाए ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस और जो रूलिंग्स आई हैं, साथ में ऑथराइज करेंगे कि भाई यहाँ पर कंसेशंस जो है उनको सस्पेंड करा जाए अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है विद दोज रिकमेंडेशंस एंड रूलिंग्स। अब बात आती है एपिलेट बॉडी की। एपिलेट बॉडी कौन सी होती है, जब कोई रूलिंग आई उसके बाद में हमें लगा कि हमें अपील दर्ज करनी है, हम इसके साथ में यहाँ पर इसे फॉलो नहीं कर सकते हैं या ये हमें बेसिकली सही नहीं लग रही अपील करना है इस रूलिंग के अगेंस्ट, तो हम एपिलेट बॉडी के पास जाते हैं। इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर DSB क्या करता है, पर्संस को बताता है कि भाई किस तरीके से आप सर्व करोगे ऑन एपिलेट बॉडी फॉर अ 4-year टर्म। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, एपिलेट बॉडी में जैसे जजेस का काम करेंगे, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो DSB की तरफ से हो रही है। एक स्टैंडिंग बॉडी है 7 पर्संस की जो अपील्स को सुनती है, रिपोर्ट्स हमारे इशूड किए गए हैं पैनल्स के थ्रू इन डिस्प्यूट्स ब्रॉट बाय WTO मेंबर्स। तो WTO मेंबर्स को लगा कि भाई यहाँ पर ये जो हमारा डिस्प्यूट पैनल ने रिपोर्ट दिया था इसमें कुछ इश्यूज हैं,
तो वो अपील क्या करेंगे, एपिलेट बॉडी के पास करेंगे। तो एपिलेट बॉडी यहाँ पर अपहोल्ड करेगी, मॉडिफाई करेगी, रिवर्स करेगी लीगल फाइंडिंग्स को एंड कंक्लूजन्स ऑफ अ पैनल। तो एपिलेट बॉडी रिपोर्ट्स वंस अडॉप्टेड बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय पार्टीज टू द डिस्प्यूट। तो एपिलेट बॉडी जो है इसकी सीट है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। देन आता है गुड्स काउंसिल, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। तो गैट यहाँ पर क्या कवर करता है, इंटरनेशनल टैरिफ्स इन गुड्स। तो जो वर्किंग है गैट एग्रीमेंट की, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स लेने हैं ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज से। गाइस ये तो थोड़ा थियोरेटिकल सा चैप्टर है, चाहो तो इसके ना नोट्स अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो खुद से रीड कर लेना, ऐसे ही एक बार में समझ में आ जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ का जो यहाँ पर गुड्स काउंसिल है, इसके पास कुछ कमिटीज होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी से रिलेटेड की कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस स्पेशली इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, रूल ऑफ होराइजन, एंटी डंपिंग मेजर्स, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, सेफगार्ड्स, ट्रेड फैसिलिटेशन। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो गुड्स काउंसिल के पास जा रही है, कस्टम वैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मेंबर कंट्रीज जो है इस कमिटी का हिस्सा होती हैं। फिर आती है सर्विसेज वाली। तो यहाँ पर ये हमारी गाइडेंस जो दी गई है जनरल काउंसिल की, और रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे ऑपरेशन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज के, ताकि हम फर्दरिंग यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें अचीव कर पाए। तो ये जितने भी हमारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ओपन है, और एक सब्सिडरी बॉडीज यहाँ पर क्रिएट की जा रही हैं। तो प्रेजेंटली जो काउंसिल है वो ओवरसी करेगी वर्क हमारे 4 सब्सिडरीज बॉडीज का, जिसमें कमिटी ऑन ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आएगा, जो कि कैरी आउट करते हैं डिस्कशंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रेड इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स और रिकमेंडेशंस फॉर कंसिडरेशन बाय द काउंसिल। फिर कमिटी ऑन स्पेसिफिक कमिटमेंट्स एंड वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशन, देन वर्किंग पार्टी ऑन गैट्स रूल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में 4 तरह की अलग अलग कमिटीज हैं। स्पेसिफिक कमिटमेंट से रिलेटेड, ट्रेड हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रहा है, डोमेस्टिक रेगुलेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज है, या फिर वर्किंग पार्टी ऑन गैट्स रूल, राइट। देन आती है बात हमारी ट्रिप्स काउंसिल की, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है उसे फॉलो किया जा रहा है। तो एक फोरम दिया जाता है जिसमें कि हमारे जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं वो कंसल्ट करते हैं ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स, एंड यहाँ पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो असाइन की गई हैं टू द काउंसिल इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, उससे रिलेटेड हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसका किस तरह से हो रहा है। कोई भी मैटर्स है तो उन पर कंसल्ट किया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उन्हें परफॉर्म किया जाता है। तो अब ये ट्रिप्स एग्रीमेंट एग्जैक्टली होती क्या है, तो यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें प्रोटेक्शन करना है, किसका, कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स का, ट्रेडमार्क्स का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स का, पेटेंट्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स का, है ना, एंड यहाँ पर अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन का। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं ये क्लास ले रही हूँ, राइट, तो अब इस पर मेरी एक कॉपीराइट है। अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन इस क्लास को, मेरी वॉइस को चोरी कर कर या इस कंटेंट को चोरी कर कर सिमिलरली अपनी वीडियो बनाएगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनके ऊपर एक कॉपीराइट वायलेशन का यहाँ पर लॉ के थ्रू उनको एक्ट स्ट्राइक डाल सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अपनी कॉपीराइट्स को, अपनी जो यहाँ पर रिलेटेड राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, राइट। इसमें कौन हेल्प कर रहा है हमें, डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स एग्रीमेंट हेल्प करता है। इसके अलावा मिनिमम स्टैंडर्ड सेट होते हैं ताकि एनफोर्समेंट किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, सिविल एक्शंस एंड फॉर इन्फ्रिंजमेंट के थ्रू, और एक्शंस एट द बॉर्डर। इसके अलावा यहाँ पर एटलीस्ट इन रिगार्ड टू कॉपीराइट पायरेसी, ट्रेडमार्क काउंटरफिटिंग इन क्रिमिनल एक्शंस। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रख रहे हैं, जिसमें हमारे पास में ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारी जो कंट्रीज में या फिर अलग अलग कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन ना हो। इसके अलावा यहाँ पर लोग जो हैं वो कॉपीराइट्स का वायलेशन कर कर इसको क्रिमिनल एक्शंस में यूज ना करें। अब आती है बात इंडिया की। तो इंडिया और डब्ल्यूटीओ का एक रिलेशन अप्स एंड डाउन्स का ही रहा है, जैसा मैंने अभी बताया। तो काफी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड रहा है। तो कॉपरेशन भी देखा गया और फ्रिक्शन भी देखा गया। तो इंडिया का एक्टिव रोल रहा है, फाउंडिंग मेंबर था इंडिया,
WTO का 1995 में, तो कमिटमेंट तो दिखाई है इंडिया ने मल्टीलैटरल ट्रेड में। अब यहाँ पर वोकल एडवोकेट हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो इंडिया ने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है जो कि इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की बात करता है, जिसमें अभी हम सब्सिडीज वाला गेम देखेंगे कि किस तरीके से पुश किया इन्होंने कि भाई फेयर ट्रेडर रूल्स लेकर आओ। देखो ऐसा बोला जाता है WTO के लिए कि वो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इनको ज्यादा फेवर करता है, तो जो रूल्स बनाता है वो कुछ इस तरीके से बनाता है कि वो कहीं ना कहीं वन साइडेड होते हैं और इन कंट्रीज को तो फेवर करते हैं, बल्कि जो यहाँ पर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अगेंस्ट जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने जो कंसर्न्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स हैं उनको रेज किया है टाइम एंड अगेन। एक्टिव पार्टिसिपेशन नेगोशिएशंस में देखा गया है, तो इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वेरियस WTO नेगोशिएशंस में, इंक्लूडिंग जो हमारी सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंटल गुड्स से रिलेटेड है। तो एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करें तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इंडिया ने रेटिफाई किया था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को 2017 में और दिखाया कि कितनी यहाँ पर ये कमिटेड है टू स्ट्रीमलाइन कस्टम प्रोसीजर्स एंड रिड्यूसिंग ट्रेड कॉस्ट। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करा है विद अदर कंट्रीज, जैसे कि एक केस यहाँ पर यूएस इम्पोजिशन ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ्स का था। फिर टेक्निकल असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंस मिलता रहा है WTO से ताकि ये अपनी ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ाए और इम्प्लीमेंट करे WTO एग्रीमेंट्स को। अब चैलेंजेस एंड एरियाज ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोहा राउंड इम्पास यहाँ पर हुआ था, तो दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस लॉन्च की गई 2001 में, जहां पर जो कंसर्न्स थे उनको इनको एड्रेस करना था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा देखी गई एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर इश्यूज के ऊपर। तो इंडिया काफी क्रिटिकल रही कि भाई यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं देखी गई है इन इश्यूज पर। डेवलप्ड कंट्री कंसर्न्स, अब कुछ कंट्रीज यहाँ पर दिखाती है कि इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसीज है वो सही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इंडिया सब्सिडीज प्रोवाइड करता है अपने फार्मर्स को, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज में स्पेशली यूएस और यू के साथ में हमारे देखे गए। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ WTO रूल्स की बात करें तो इंडिया यहाँ पर अपनी अलग डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में मिलकर आर्ग्यू करता है कि जो WTO के रूल्स हैं वो मॉडर्नाइज होने चाहिए और जो रियलिटीज है 21st सेंचुरीज की उन्हें फेस करें, जैसे कि यहाँ पर जो डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स है इनका राइज बढ़ता जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया की रिलेशनशिप है WTO के साथ में वो कॉपरेशन की भी है और टेंशन की भी है। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में और बेनिफिट भी लेता है इसके इनिशिएटिव से, लेकिन कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी फेस करता है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग फेयर ट्रेडर रूल्स एंड एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो जो इंडिया का फ्यूचर है, ठीक है, विद WTO, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है कि भाई ऑनगोइंग नेगोशिएशन कैसे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन कितना यहाँ पर न्यू चैलेंजेस को अडॉप्ट करेगा, विलिंगनेस कितना दिखाएगा, इंडिया का खुद का इकोनॉमिक ट्रेड और पॉलिसीज किस तरह की हैं, एंड यहाँ पर इंडिया जो है अब ये यहाँ देखा जाएगा कि किस तरीके से इंडिया और WTO इन जो डिफरेंसेस है इन्हें ओवरकम कर सकता है और साथ में काम कर कर एक इक्विटेबल सस्टेनेबल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकता है। ठीक है, अब आते हैं कंसर्न्स क्या क्या एसोसिएटेड रहते हैं WTO के साथ में। तो WTO एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इन रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड, लेकिन जो इसकी एक्टिविटीज और पॉलिसीज हैं वो भी यहाँ पर वेरियस कंसर्न्स रेज करती हैं। तो कुछ यहाँ पर अलग अलग चीजें देखी गई हैं। सबसे पहले कंसर्न्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर देखी गई है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास में यहाँ पर नेगोशिएटिंग पावर नहीं रहती है, अनफेयर ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें एक एग्जांपल यूएस जो टैरिफ अभी लगा रहा है, इम्पोज कर रहा है, ये यहाँ पर WTO क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा, क्यों यूएस को नहीं रोक रहा है ना। सब्सिडीज एंड ट्रेड डिस्टॉर्शन, तो डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीकल्चर सब्सिडीज और अदर ट्रेड डिस्टॉर्शन को बोलते हैं कि भाई ये ना हमारी डेवलपिंग कंट्रीज को हार्म कर रहना चाहते हैं, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं। तो बेसिकली ये ना हर बार क्या करते हैं, इंडिया को खदेड़ कर ले जाएंगे, बोलेंगे कि भाई देखो ये जो कंट्री है ये यहाँ पर अपनी सब्सिडीज दे रही है और जो ट्रेड है उसको इक्विटेबल लेवल पर नहीं लेकर आ रही। फिर इंडिया कहता है कि हमारे पास तो ऐसे फार्मर्स हैं जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर हम इन्हें सब्सिडीज नहीं देंगे तो ये जिएंगे कैसे। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स देखे गए हैं जो कि इम्पोज किए गए हैं बाय डेवलप्ड कंट्रीज, एंड यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की गई है एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम पब्लिक हेल्थ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट होता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड एंड एनवायरनमेंट की।
तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखा गया, ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है इसकी वजह से इंक्रीज डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन देखा गया, क्योंकि हमारा प्रेशर आ रहा है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर। तो डब्ल्यूटीओ का फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, जो कि ऑफन ओवरशैडो कर देता है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को। फिर आती है बात लैक ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की। तो डब्ल्यूटीओ का जो वीक एनवायरमेंटल रेगुलेशन है ये अलाउ कर रहा है कंट्रीज को कि वो अडॉप्ट करें एनवायरमेंटली हार्मफुल प्रैक्टिसेस, ताकि एक यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, जिससे कि एक अनफेयर ट्रेड एनवायरमेंट देखा जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा ओवर माइनिंग कर लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो एनवायरमेंट को काफी इम्पैक्ट करेगा। अब आती है बात ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी गई है, जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं डब्ल्यूटीओ में, वो नेगोशिएशंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोज डोर्स में होते हैं। तो कंसर्न्स यहाँ पर पावरफुल कंट्रीज एंड कॉर्पोरेशंस का जो इन्फ्लुएंस है उसके रिगार्डिंग देखा गया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन की लेजिटिमेसी और पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर को अंडरमाइन कर रही है और एक क्वेश्चन उठा रही है। फिर यहाँ पर डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखी गई है। अब डब्ल्यूटीओ की जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज होती है क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक है। जितने भी डिसीजन है स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल कंट्रीज ले रही हैं, तो अकाउंटेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिल रही, और डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंटरेस्ट है उन्हें भी कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेबर स्टैंडर्ड्स एंड सोशल राइट्स हो, तो एक्सप्लॉइटेशन लेबर का देखा गया है। तो डब्ल्यूटीओ का जो फोकस है वो ट्रेड लिबरलाइजेशन पर है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो आ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज पर कि वो लोअर लेबर स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर अडॉप्ट करें और अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियली लीडिंग टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स। वीक सोशल राइट्स प्रोटेक्शन, तो डब्ल्यूटीओ का देखो ये क्या करते हैं ना, अब मतलब हमेशा से आप खुद ही देख लो, जितनी भी ये कॉलोनाइज पावर्स थी ये क्या कर रही थी, ये यहाँ पर जो कॉलोनियल कंट्रीज थी जिनको इन्होंने कॉलोनीज बनाया, वहां के लोगों को तो एक्सप्लॉइट करती हैं और अपनी यहाँ की लेबर को कितना फेवरेटिज्म देती हैं, कितना अच्छे से रखती हैं, राइट। तो यहाँ पर वही चीज देखी जा रही है डब्ल्यूटीओ के थ्रू भी। तो डब्ल्यूटीओ के पास एक लिमिटेड पावर है कि वो सोशल राइट्स प्रोटेक्शन को एनफोर्स कर पाए, जैसे चाइल्ड लेबर लॉस को, मिनिमम वेज रेगुलेशंस को। अब इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है अफ्रीका में, ठीक है। तो कंसर्न्स अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखे गए हैं ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में। फिर आती है बात मॉडर्नाइजेशन एंड रेलेवेंस की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उन्हें ऑफन क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो आउटडेटेड हैं और यहाँ पर न्यू चैलेंजेस को फेस ही नहीं कर पा रहे, जैसे डिजिटल ट्रेड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हो गया, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है इन रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड वो कम हो रही है। लॉस ऑफ रेलेवेंस देखा गया, तो कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है वो इंक्रीजिंगली इररेलेवेंट होती जा रही है क्योंकि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स यहाँ पर राइज होते हुए दिख रहे हैं एंड बायलैटरल ट्रेड डील्स देखी जा रही हैं जो कि ऑफन बाईपास कर देती हैं मल्टीलैटरल सिस्टम्स को। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास में इस तरह के कंसर्न्स हैं जो कि डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड हैं एंड यहाँ पर अगर हम इन कंसर्न्स को अच्छे से एड्रेस कर लेते हैं तो माइट बी जो डब्ल्यूटीओ है वो यहाँ पर एक ज्यादा बेटर बॉडी बन पाएगी, ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगी और एक जस्ट, इक्विटेबल, सस्टेनेबल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम लेकर आएगी जो कि सभी कंट्रीज को बेनिफिट करेगी और यहाँ पर इंश्योर करेगी एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग, राइट। अब आते हैं एओए पर, जिसको यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, इसको नेगोशिएट किया गया था यूरोगे राउंड ऑफ दैट के थ्रू एंड यहाँ पर कंक्लूड किया गया जब हमारा डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ। तो एग्रीकल्चर का यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है इसके थ्रू डब्ल्यूटीओ चाहता है कि भाई रिफॉर्म लेकर आए जो हमारे ट्रेड चल रहे हैं एग्रीकल्चर में और एक फेयर मार्केट ड्रिवन सिस्टम हो। तो एग्रीमेंट अलाउ कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को कि भाई देखो अपनी जो रूरल इकोनॉमीज है इनको सपोर्ट करो, लेकिन केवल वही पॉलिसीज लेकर आओ जिसमें कि ट्रेड डिस्टॉर्शन मिनिमम रहे। एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ फिक्स्ड कमिटमेंट्स की भी बात की है फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स, जिसमें हमें 3 एग्रीकल्चर सप्लाई चेन सिस्टम जो है उन्हें फॉलो करना है। क्या क्या है, मार्केट एक्सेस है, डोमेस्टिक सब्सिडीज है और एक्सपोर्ट सब्सिडीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं और टैरिफ्स हैं इन्हें रिड्यूस करना है। तो रिमूव करो अलग अलग ट्रेड बैरियर्स को और यहाँ पर जो टैरिफ्स है उन्हें फिक्स करो, प्रोग्रेसिवली प्रमोट करो फ्री ट्रेड को अमंग मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे बोला कि जो लिबरलाइजेशन लेकर आओ फार्म गुड्स के इंपोर्ट का। इसके बाद में डोमेस्टिक सब्सिडीज की बात की कि ये जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग आपकी सब्सिडीज हैं इनको आप रिमूव करो। तो रिडक्शन की बात की गई डोमेस्टिक सब्सिडीज की।
इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीमाइसिस के बेस पर हम ये समझ रहे हैं कि जितनी भी सब्सिडीज है सभी ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही हैं, कुछ एक्सटेंट तक कुछ सब्सिडीज करती हैं। तो सब्सिडीज को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कौन सी है, ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स कौन सी होती है, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई मिनिमम ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है, जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिसीज कंट्रोल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो सब्सिडीज जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही हैं या फिर मिनिमल डिस्टॉर्शन लेकर आ रही हैं, वो हमारी ग्रीन बॉक्स में आएंगी। जैसे जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, रिसर्च, डिसीज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, अब वो सभी सब्सिडीज जो हैं वो हम फार्मर्स को देते हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट नहीं कर रही। फिर आता है अंबर बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास में वो सब्सिडीज आती हैं जो हमारे ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी भी हमारी डोमेस्टिक सब्सिडीज हैं या फिर सपोर्ट जो कि डिस्टॉर्ट कर रहा है प्रोडक्शन को एंड ट्रेड को, ये सब हमारी एम्बर बॉक्स में आती हैं। तो यहाँ पर आपके पास सपोर्ट प्राइसेस कम्स अंडर दिस बॉक्स। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि जो एक्सेप्ट करेंगे हम सब्सिडीज को, जहां पर 5% एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ब्लू बॉक्स की बात करें तो जितने भी एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हैं जो कि लिमिट कर रहे हैं प्रोडक्शन, कम्स अंडर ब्लू बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेमेंट करें ताकि आउटपुट को रिड्यूस कर सके। तो ये हमारा क्या करें, इसको हम इंक्रीज कर देंगे बिना लिमिट के, एज लॉन्ग एज सब्सिडीज जो है वो प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स के अंडर आती हैं। आगे इतना समझ में। तो ग्रीन बॉक्स में तो सारी सब्सिडीज अलाउड हो गई कि भाई ये तो बहुत अच्छी सब्सिडीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डोमेस्टिक, इसके बाद में आपके पास में कौन सी आ रही है, इसके बाद में आती है अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स क्या कहते हैं, ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, देखो अंबर बॉक्स तो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है, तो यहाँ पर हम जैसे कि प्राइस सपोर्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट सब्सिडीज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है। तो आप एक काम करो, अपने एग्रीकल्चर में 5% तक सब्सिडी दे दो प्रोडक्शन का, और डेवलप्ड कंट्रीज को बोला एंड डेवलपिंग कंट्रीज को बोला कि आप 10% तक का सपोर्ट दे दो। ब्लू बॉक्स में क्या हुआ, ब्लू बॉक्स में इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स रखेंगे, कि यहाँ पर अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो कि आउटपुट को रिड्यूस किया जाए, तो उस तरह की सब्सिडीज को हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्लू बॉक्स में लेकर आ रहे हैं। अब एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात करें तो जितनी भी सब्सिडीज जो एक्सपोर्ट को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के चीपर करती हैं, उन्हें हम एक्सपोर्ट सब्सिडीज बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर प्रिज्यूम किया जाता है कि इनका ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट है, और ये एग्रीमेंट प्रोहिबिट कर रहा है कि आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करोगे बाय द मेंबर स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब आती है बात मोस्ट फेवर्ड नेशंस की। तो यहाँ पर जैसे इंडिया के लिए पाकिस्तान जो है वो एक मोस्ट फेवर्ड नेशन था, तो एक ट्रीटमेंट अकॉर्डेड होती है टू अ ट्रेड पार्टनर टू एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज विज़ आपके अदर ट्रेड पार्टनर्स। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन की, कि यहाँ पर एक फर्स्ट क्लॉज है ये गैट में, जिसके अंडर इसको दिखाया गया है। अब यहाँ पर WTO रूल्स के अकॉर्डिंग एक मेंबर कंट्री जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है अमंग इट्स ट्रेड पार्टनर्स। अगर एक स्पेशल स्टेटस आपने दिया है किसी ट्रेड पार्टनर को, तो फिर आपको सभी मेंबर्स जो है WTO के, उनको इसको एक्सटेंड करना होगा। तो मान लो इंडिया जो है वो अपने टैरिफ्स यहाँ पर कम कर देगी अगर जापानीज कार्स को इंपोर्ट कर रही है, तो ऐसा फिर इसको अपने WTO मेंबर्स के साथ में, सभी के साथ में करना होगा। आगे समझ में। चलो बस आज के लिए इतना ही है हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसका हिस्सा हैं। तो देखिए स्टार्ट ये कब से हुआ था, ये हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि जुलाई 1 से 22 तक हुई थी 1944 में। तो इसको हम पहले क्या बोलते थे, UN मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर गैदरिंग हुई 730 डेलीगेट्स की आपके 44 अलीड नेशन से एट द माउंट वाशिंगटन होटल, जो कि सिचुएटेड है ब्रेटन वुड्स, न्यू हेमस्फेयर, यूनाइटेड स्टेट्स में। और रेगुलेट करना था इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो बेसिकली हम इसको क्यों लेकर आए थे, ताकि एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हम यहाँ पर लेकर आए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अब ये आपका स्टार्ट हुआ था जो कि जुलाई 1 से 2022 तक 1944 में,
और अग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किए गए थे आफ्टर लेजिस्लेटिव रेटिफिकेशन बाय मेंबर गवर्नमेंट्स, तो जिनको स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। एंड यहाँ पर एक आपके लिए आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बेसिकली दो मेजर इंस्टीट्यूशंस आए, एक आया आपका आईबीआरडी और एक आया आपका आईएमएफ। अच्छा, आईबीआरडी को ही हमने बाद में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बुलाया, और आईएमएफ जो है वो आपका एक्सचेंज रेट्स को यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो वर्ल्ड बैंक को फॉर्म किया गया था 1944 में। एक यहाँ पर मोटो था वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आपका लेटर नोन किया गया एज वर्ल्ड बैंक। मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी? 189 है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो टुगेदर आईबीआरडीए, ठीक है, इसके अलावा आईडीए, और इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बनाया, जो कि फाइनेंसिंग, पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को अपनी डेवलपिंग कंट्रीज की। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसमें 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। अब ये 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएस आईडी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आईबीआरडी की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं? लोन्स, गारंटीज, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, आईडीए क्या करता है? ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, कंसेशनल लोन्स देता है जहां पर कम इंटरेस्ट हमें देना है, और ग्रांट्स देता है, ठीक है। तो ये किसको देता है? ये देता है आपकी लो इनकम कंट्रीज को या फिर पुअरेस्ट कंट्रीज को। ये आईबीआरडी किसको लोन देता है? मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को। फिर आता है आपका आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एसेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को। यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस मेजरली इसके और गवर्नमेंट जो है टारगेट ग्रुप में आती हैं। फिर आता है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। यहाँ पर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ये इंश्योर करते हैं कि जो लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको यहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क से बचाया जा सके, जैसे कि वॉर। तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, इनको हम यहाँ पर बचा रहे होते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये क्या करते हैं? ये आर्बिट्रेशन का काम करते हैं इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के बीच में। तो इन्वेस्टर्स और कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको ये सेटल करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसका ये क्या है? ये मेन लैंडिंग आर्म है। लैंडिंग आर्म मतलब ये यहाँ पर उधार देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट आर्म है हमारे वर्ल्ड बैंक की, जिसको लेकर आए थे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें और पॉवर्टी से फाइट कर पाए। तो एक कॉर्नर स्टोन इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, एक वाइटल रोल प्ले करता है इन डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन। होराइजन एंड मिशन की बात करें तो यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड में। इसका इनिशियल गोल था कि भाई वॉर टोर्न यूरोप और जापान को रीबिल्ड करें आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ओवर टाइम इसका फोकस शिफ्ट हो गया टवर्ड्स असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब इसकी की एक्टिविटीज क्या क्या है? तो लोन्स एंड गारंटीज देता है ये सबसे पहले तो लोन्स यहाँ पर फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स में मिडिल इनकम, क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। साथ में यहाँ पर जो हमारी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको मोबिलाइज करता है, तो कोलैबोरेट करेगा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में, गारंटीज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, ताकि इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करे क्रिटिकल डेवलपमेंट एरियाज में। फिर आती है पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो ये ऑफर करता है ताकि डिजाइन करे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को। अच्छा, इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो आईबीआरडी जो है इसने फाइनेंस किया है प्रोजेक्ट्स को ओवर 100 कंट्रीज, कंट्रीब्यूट किए हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक की रोल प्ले करते हैं इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी ग्लोबली, और नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइनिंग बाय मोर देन हाफ सिंस 1990। अब इनके सामने चैलेंजेस क्या क्या है इनके सामने? तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस में आईबीआरडी के पास में जैसे ग्लोबल डेट बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज है, पैंडेमिक्स जैसे कोविड-19 आया था, तो इनोवेटिव अप्रोचेस की जरूरत है, पार्टनरशिप्स की जरूरत है ताकि इनको एड्रेस किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज को ताकि फोकस कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में,
क्लीन एनर्जी प्रमोट करें, क्लाइमेट रेजिलियंस लेकर आए, इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आए। कॉन्टिन्यूड पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी के साथ में, और यहाँ पर अपने IBRD गोल्स तभी अचीव कर सकता है एंड साथ में एक मोर इक्विटेबल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड को यहाँ पर ये लेकर आए। गवर्नेंस की बात करें IBRD के, तो सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। तो हर एक मेंबर यहाँ पर आपका, ठीक है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है हर एक से एक एक पर्सन आएगा। यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हो सकते हैं। फिर आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, प्लस यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं। फंडिंग यहाँ पर जो है वो मनी आपकी ग्लोबल कैपिटल मार्केट के बॉन्ड्स के थ्रू आती है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या क्या आएगा, वन गवर्नर, वन ऑल्टरनेट गवर्नर जिसको अपॉइंट करते हैं हर एक मेंबर कंट्री से। यूजुअली जो ऑफिस होता है वो कंट्री के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नर, ये लोग होल्ड कर रखते हैं। एंड जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ये मोस्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी किसको डेलीगेट करते हैं, ओवर डेली मैटर्स जैसे कि लैंडिंग ऑपरेशंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इनके पास है ये सारा काम। अब IBRD के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास करेंटली 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और चेयरमैनशिप किसके पास है, जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट या इलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के गवर्नर्स के थ्रू, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो वर्ल्ड बैंक को, प्रेसिडेंट को पसंद करते हैं, बेसिकली अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये चेयरमैन बनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया जाता है कि वो लैंडिंग एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करें। अब यहाँ पर IBRD का जो फंड है वो वर्ल्ड के अलग अलग ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट से आता है। तो यहाँ पर इसको अलाउ किया गया है टू प्रोवाइड मोर देन $500 बिलियन इन लोन्स, ताकि हम पॉवर्टी को खत्म करें अराउंड द वर्ल्ड सिंस 1946। इसके जो शेयर होल्डर गवर्नमेंट्स हैं ये यहाँ पर $14 बिलियन इन कैपिटल अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। IBRD ने मेंटेन किया है AAA रेटिंग सिंस 1959। तो जो हाई क्रेडिट रेटिंग है तो इसको बोरोइंग लो कॉस्ट पर मिल जाती है। फिर ये मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करता है ऑन फेवरेबल टर्म्स। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके आगे बढ़ पाते हैं एक सस्टेनेबल मैनर में। IBRD जो इनकम अर्न कर रहा है एवरी ईयर वो कहाँ से करता है, जो शेयर्स इसके हैं उसके ऊपर जो इसको रिटर्न्स मिलते हैं फ्रॉम स्मॉल मार्जिन इट मेक्स ऑन लैंडिंग, ठीक है। तो जो इसके पास में पैसा है उसका एक हिस्सा ये क्या करता है, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग जगह की इक्विटीज खरीदता है, और वहां से जो डिविडेंड्स वगैरह मिल रहे हैं, वो जो प्रॉफिट हो रहे हैं, वही इसकी यहाँ पर इनकम सोर्स होते हैं। तो जो आपका पैसा है वो रिजर्व्स में जाता है ताकि बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करें, और एनुअल ट्रांसफर होता है फंड्स का टू IDA, द फंड फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट आता है IFC में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका रहेगा। ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर आर्म होती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग नेशंस में प्रमोट कर रही होती है। तो IFC लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, फोकस कर रही है एक्सक्लूसिवली आपके प्राइवेट सेक्टर पर डेवलपिंग कंट्रीज के। अब यहाँ पर आपके पास में वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसने 2 गोल्स रखे हुए हैं इन द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड टू अचीव बाय 2030। क्या क्या, एक तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को बिल्कुल खत्म कर दो, दूसरा शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करो इन एवरी कंट्री। तो IFC एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जो कि एडवांसेस प्रोवाइड कर रही है, लोन्स दे रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बाय इन्वेस्टिंग इन और प्रॉफिट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। ये एक लीडिंग मोबिलाइजर है थर्ड पार्टी रिसोर्सेज का फॉर प्रोजेक्ट्स। अब IFSC जो है इसका गवर्नेंस कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नर, एक ऑल्टरनेट गवर्नर है, जो कि हर एक मेंबर कंट्री अपॉइंट कर रही है। अब ऑफिस यूजुअली यहाँ पर कंट्री का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नर इसके सेंट्रल बैंक के करते हैं। ये जो आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर है अपनी ज्यादातर अथॉरिटी किसके थ्रू डेलीगेट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके पास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं इनको अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नर्स। फिर वोटिंग पावर जो है इश्यूज के ऊपर वो यहाँ पर दी जाती है उनके वेटेज के अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल ईच डायरेक्टर रिप्रेजेंट। कितना आपके पास शेयर कैपिटल है इस वर्ल्ड बैंक का, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी वोटिंग में वेटेज होता है। डायरेक्टर्स रेगुलरली मीट करते हैं ताकि यहाँ पर रिव्यू करें और डिसाइड करें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गाइडेंस IFC मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर सके। तो IFC क्या करता है, फंड्स कैसे रेज करता है, एक तो अपने बॉन्ड्स इशू करता है ग्लोबल मार्केट्स में,
और जो लोन्स हैं जनरली यहाँ पर 7 से 12 साल की मैच्योरिटी रखते हैं और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं। तो वर्चुअली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितनी भी फंड्स हैं लैंडिंग के लिए उनको डेट ऑब्लिगेशन जैसे बॉन्ड्स हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में उन्हें इशू कर लेकर आता है। तो हमारी जो बोरोइंग्स है उन्हें डाइवर्सिफाई किया जाता है बाय कंट्री, करेंसी, सोर्स, मैच्योरिटी, ठीक है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड की जाए। आईएफसी लोन्स जो हैं वो बिजनेसेस को प्रोवाइड करता है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को, जनरली विद मैच्योरिटीज ऑफ 7 to 12 इयर्स। एक सुटेबल रीपेमेंट शेड्यूल दिया जाता है, ग्रेस पीरियड यहाँ पर हर एक लोन के लिए रहता है इंडिविजुअली, ताकि बोरोवर्स की करेंसी और कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर एक्सटेंड करते हैं ग्रेस पीरियड, अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा डीम्ड होता है टू वारंटेड। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई भी पॉलिसी नहीं है यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट्स की, ये चेंज होते रहते हैं, नेगोशिएट होते हैं हर एक केस में, और यहाँ पर बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर्स, जैसे रिस्क कितना है, यहाँ पर राइट टू पार्टिसिपेशन कितनी है प्रॉफिट्स में, एक्सेट्रा। तो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम के थ्रू आईएफएससी गारंटी करता है ट्रेड पेमेंट ऑब्लिगेशन 200 अप्रूव्ड बैंक्स के लिए इन ओवर 80 कंट्रीज। तो यहाँ पर जो गारंटीज दी जा रही हैं वो बैंक्स के लिए भी आईएफसी प्रोवाइड करता है, ताकि रिस्क को मिटिगेट करे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम गारंटीज देता है टू कवर पेमेंट रिस्क फॉर एमर्जिंग मार्केट बैंक्स। तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिड एंड परफॉर्मेंस बॉन्ड्स, सप्लायर क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स एंड एडवांस पेमेंट्स, इन सब में हमारे पास में जो आईएफसी है वो एक गारंटी देता है कि इसने पैसा नहीं दिया तो मैंने दे देना है, लेकिन आप यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ट्रेड होने दो। तो आईएफसी क्या चाहता है कि भाई बिजनेसेस को गाइड करे मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ, पर्टिकुलरली यहाँ पर उनके पास में अच्छा गवर्नेंस हो, विमेन को हम प्रमोट सपोर्ट करें बिजनेसेस में, और प्रोएक्टिवली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करें। नेक्स्ट है आपका आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये यहाँ पर कंसेशनल रेट लैंडिंग रेट्स प्रोवाइड करता है और वर्ल्ड के जो पुअरेस्ट नेशंस हैं उन्हें हेल्प करता है। तो ये भी वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है और हेल्प कर रहा है वर्ल्ड के पुअरेस्ट जो यहाँ पर लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुअरेस्ट कंट्रीज जो है उनको हेल्प करता है। ओवरसीन बाय 173 शेयर होल्डर्स है यहाँ पर। आईडीए क्या करता है, रिड्यूस करता है पॉवर्टी को, लोन्स प्रोवाइड करता है जिनको हम क्रेडिट्स बोलते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स के लिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके, इनइक्वालिटीज को कम किया जा सके और लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करे। तो आईडीए यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज असिस्टेंस का वर्ल्ड के 75 पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए, ठीक है। 75 पुअरेस्ट कंट्रीज को आईडीए से ही पैसा मिल रहा है, करेंटली ग्रांट्स मिल रहे हैं। साथ में 39 जो है वो अफ्रीका से हैं और सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डोनर फंड्स जो है वो यहाँ पर आईडीए बन गया है बेसिक सोशल सर्विसेज के लिए इन कंट्रीज में। एक रेंज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज यहाँ पर है जिसमें हम इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, हायर इनकम्स, बेटर लिविंग कंडीशंस, इन सब की बात करते हैं। तो जो आईडीए का काम है इसमें हम प्राइमरी एजुकेशन को, बेसिक हेल्थ सर्विसेज को, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस क्लाइमेट इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इन सब को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नेंस की आईडीए की, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो लोन टर्म्स है वो 0% से या फिर वेरी लो है इंटरेस्ट में, रीपेमेंट आपकी 30 से 38 इयर्स के बीच में होती है और ग्रेस पीरियड 5 से 10 साल का दिया जाता है, ये भी याद रखना लोन टर्म्स का, ठीक है। चलो, तो आईडीए क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यहाँ पर एक आपका गवर्नर, एक ऑल्टरनेट गवर्नर, यहाँ पर हर एक मेंबर कंट्री अपॉइंट करेंगे, फिर कंट्री के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या फिर आपके डिप्टी गवर्नर जो है या फिर सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो लोग होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, चेयरमैनशिप आपके प्रेसिडेंट के पास जाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नर्स। आईडीए जो है वो लोन देता है कंसेशनल टर्म्स में। तो आईडीए क्रेडिट्स के पास में 0 या फिर बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट होते हैं और रीपेमेंट्स हम 30 से 38 साल तक का दे देते हैं, इंक्लूडिंग 5 to 10 ईयर का ग्रेस पीरियड। आईडीए यहाँ पर आपको ग्रांट्स भी देता है कंट्रीज को एट द रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस, ठीक है। तो अगर आईडीए के कंसेशनल लैंडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू आपको बोरो करना है तो कंट्री की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा वो $1145 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आईडीए यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डेट रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द हेवीली
indebted poor countries initiative and multilateral debt relief initiative। तो आपसे पूछा जाए कि HIPC या MDRI किसका इनिशिएटिव है, तो आपको पता होना चाहिए IDA का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये आपका स्टैब्लिश किया गया 1966 में बाय कन्वेंशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर ICSID का कन्वेंशन था जिसमें कि आपने एक मल्टीलैटरल ट्रीटी फॉर्मुलेट की बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, ताकि जो इसके वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम अचीव कर पाए, कैसे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर कर। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का काम करता है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है फॉरेन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में। तो स्टेट्स ने अग्री किया कि भाई ICSDI को हम यहाँ पर एक फोरम मानेंगे फॉर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो हमारे मोस्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में ये यहाँ पर आपका एक फोरम है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए और न्यूमरस इन्वेस्टमेंट लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी। बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज BIS जो है वो प्रोलिफरेटिंग होती है। मैनी सच ट्रीटीज कंटेन टेक्स्ट जो कि प्रेफर या फिर प्रेजेंट कर रही है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट टू ICSID। तो ये यहाँ पर सेटलमेंट प्रोवाइड कर रहा है डिस्प्यूट का कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन या फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ICSID का अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1966 में हुआ था और ये एक न्यूट्रल लीगल प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव आपका हर एक मेंबर स्टेट से आएगा और हर एक स्टेट को यहाँ पर एक वोट दी जाएगी। ICSID आर्बिट्रेशन को अडॉप्ट करोगे, कंसिलेशन होगा, फैक्ट फाइंडिंग रूल्स देखे जाएंगे, एक एनुअल बजट अडॉप्ट किया जाएगा और एनुअल रिपोर्ट को अप्रूव करेंगे। सेक्रेटरी जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है इनको हम यहाँ पर इलेक्ट करेंगे। हर एक स्टेट जो है वो पर्संस को डेजिग्नेट करेगा टू अ लिस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड कंसिलेटर्स। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल इसको यहाँ पर लीड करते हैं एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया जाता है टू द प्रोसीडिंग्स। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट्स को एंड पब्लिक को। कंट्रीब्यूट करेंगे टवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉ थ्रू पब्लिशिंग एंड आउटरीच। ICSID का जो पैनल है आर्बिट्रेटर्स का एंड पैनल ऑफ कॉन्सिलेटर्स, तो हर एक ICSID मेंबर स्टेट जो है वो डेजिग्नेट करेगा 4 लोगों को टू ईच पैनल। ठीक है, अब आती है बात कंसिलेशन कमीशन या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। तो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर एक कंसिलेशन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल। तो ज्यादातर इंस्टांसेस में हम क्या देखेंगे कि ट्रिब्यूनल के पास में 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, एक जिसको अपॉइंट किया जाएगा इन्वेस्टर के थ्रू, एक स्टेट के थ्रू और एक प्रेसाइडिंग आर्बिट्रेटर है जिसको एग्रीमेंट हमारी दोनों पार्टीज ने किया कि हाँ इसको बना देते हैं, तो उनको यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट बना दिया। अब हर एक केस को कंसिडर किया जाता है बाय इंडिपेंडेंट कंसिलेशन कमीशन या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर एविडेंसेस को देखा जाता है, सुना जाता है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं पार्टीज के बीच में, फिर एक डेडिकेटेड ICSID केस टीम बनाई जाती है हर एक केस के लिए और ये एक्सपर्ट असिस्टेंस देते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। ICSID अवार्ड की बात करें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ ICSID कन्वेंशन ये फाइनल और बाइंडिंग है, इम्यून होता है अपील से, कोई अपील नहीं कर सकते, एनुअलमेंट नहीं कर सकते अदर देन प्रोवाइडेड इन ICSID कन्वेंशन। इंडिया इसका एक मेंबर नहीं है, याद रखना इंडिया किसका मेंबर नहीं है, वर्ल्ड बैंक की कौन सी आर्म का, ICSID का मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जिसको हम मीगा भी बोलते हैं। ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट देते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो मीगा एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के और इनका मैंडेट है कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में हो बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट। किसके लिए, इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स के लिए। तो मीगा को क्रिएट किया गया था ताकि कॉम्प्लीमेंट करे पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास में करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, भाई हो सकता है कि कोई करेंसी जैसे ईरान के साथ हुआ, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन, वॉर, टेररिज्म, सिविल डिस्टर्बेंसेस, ब्रीचेस हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, नॉन ऑनरिंग हो रही है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें मीगा हेल्प करेगा, वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करता है पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के लिए।
तो यहाँ पर मीगा कन्वेंशन के कुछ कोर मिशंस हैं जो कि सबमिट किए गए थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IBRD को 1985 में, और फिर एस्टैब्लिश किया गया मीगा को एज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन 1988। कन्वेंशन जो है उसको अमेंड किया गया था बाय काउंसिल ऑफ गवर्नर्स ऑफ मीगा। एजेंसी ओपन की गई थी बिजनेस के लिए एज अ लीगली सेपरेट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंटिटी। मेंबरशिप सभी IBRD मेंबर्स के लिए ओपन थी। अब गवर्नेंस की बात करते हैं मीगा के, तो सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ गवर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ गवर्नर्स इसको गवर्न करते हैं, जिसको मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अपनी अपनी, एंड काउंसिल ऑफ गवर्नर्स यहाँ पर कॉर्पोरेट अथॉरिटी होल्ड करते हैं, लेकिन साथ में प्राइमरली डेलीगेट करेंगे पावर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में डायरेक्टर्स होते हैं, और वोट्स जो हैं वो आप यहाँ पर मैटर्स के ऊपर, जो भी मीगा के सामने मैटर्स आ रहे हैं उसमें वोटिंग कर सकते हो। हर एक डायरेक्टर की वोट यहाँ पर उनका जो टोटल शेयर कैपिटल है मीगा में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। मीगा यहाँ पर प्रमोट करता है FDI इनटू डेवलपिंग कंट्रीज और सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम करता है और लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करने का। तो अगर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मेंबरशिप लेना है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो IBRD आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट आपको बताता है कि एक कंट्री को पहले यहाँ पर IMF को ज्वाइन करना है। फिर मेंबरशिप आपको IDA, IFC और मीगा में कंडीशनल होती है कि अगर आप IBRD के मेंबर हो तभी आपको यहाँ पर 3 का मेंबर बनाया जा सकता है। अगर ICSID में मेंबरशिप चाहिए तो IBRD मेंबर्स को मिलेगी, और यहाँ पर आपको पार्टी बनना पड़ेगा स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का, ठीक है। फिर यहाँ पर इनविटेशन आता है ICSID एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का बाय अ वोट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर। तो अगर आप यहाँ पर सब कुछ हो, ICJ का मेंबर हो, आप IBRD का मेंबर हो, तब यहाँ पर ICSID की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो एक आपको इन्विटेशन देगी। अब ये इन्विटेशन कैसे आएगा? जब 2/3 मेंबर्स यहाँ पर अग्री कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर बात करें कॉपरेशन बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया, तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द 44 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थी टू द एग्रीमेंट रीच्ड एट ब्रेटन वुड्स, जो कि यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे थे IBRD को और फिर IMF को। तो यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर रही IFC की 1956 में, IDA की 1960 में, और इंडिया यहाँ पर मेंबर बनी मीगा की जनवरी 1994 में। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है। इंडिया का क्लेम ये था कि ICSID कन्वेंशन जो है वो फेयर नहीं है, इसके जो रूल्स फॉर आर्बिट्रेशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ झुके हुए हैं, लीनिंग टवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज, तो हम ICSID का मेंबर नहीं बनेंगे। इसी के साथ में हमने IMF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक का स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला चीजें नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आपको कुछ समझा नहीं पाई। जहां पर समझाने के कॉन्सेप्ट होते हैं, नई चीजें सीखने के होते हैं, वो मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो थी वो थियोरेटिकल थी, तो आप इनको एक बार देख लेना। आपको वर्ल्ड बैंक के डेफिनेटली कौन कौन से आर्म्स है वो पता होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर WTO में जो एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज पड़ी वो पता होनी चाहिए। साथ में IMF में SDR के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक बेयर मिनिमम है जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में हमसे आने बारे में बात भी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लो। यहाँ पर हम बहुत जल्दी आपका एवरीडे 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो गाइज एक इंपॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट है, अगर आपको नहीं पता तो हम एक ऑल्टरनेट डेट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रखते हैं जो कि हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो यहाँ पर आप अपने आंसर लिख कर देते हो, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं ऑल्टरनेट डेज पर, और फिर आप उसका आंसर लिखकर हमें प्रोवाइड करते हो। तो वो आप अपना MS वर्ड में लिख कर दे सकते हो या किसी नोट्स में लिख कर दे सकते हो। फिर आप उसकी PDF फाइल हमारे पास भेज सकते हो या वर्ड फाइल भेजोगे, एंड हम उसका रिव्यू कर फीडबैक आपको देते हैं। तो इससे आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारे किसी भी पेड बैच जहां पर हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।